अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 28वें किस्त खूनी मकान का पहला हिस्सा। स्वांग और गंडब को फांसी मिलने के बाद स्वाना भाग गया था। उनका राज फाश हो गया था और भांडा फूट चुका था। जिस वक्त गंडब और स्वांग को शहनशाह चीन के हुक्म से पकड़ लिया गया था, उसी वक्त स्वाना शाही बावर्ची खाने से भाग गया। अंबर और नाग ने शहनशाह को बताया कि महल में गोरीले जासूसों का एक आदमी स्वाना भी मौजूद है, उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए। सिपाही को स्वाना को पकड़ने के लिए शाही बावर्ची खाने की तरफ भागे। वहां जाकर उन्हें मालूम हुआ कि स्वाना फरार हो चुका है। बादशाह ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई शाही बावर्ची स्वाना को पकड़ कर लाएगा, उसका आता पता बताएगा, उसे 10,000 अशरफियां इनाम में दी जाएंगी। अंबर और नाग शाही मेहमान खाने से निकलकर शहर में एक मकान में आ गए। बादशाह ने उनकी बहुत मिन्नत समाजत की कि वो शाही महल में ठहरे, मगर बादशाह की तरफ से उनका दिल इस कदर खट्टा हो चुका था कि वो ना माने और उठकर शहर के अंदर एक मकान में आ रहे। ये मकान शाही महल के पिछवाड़े वाली बस्ती में था और यहाँ ज्यादातर घोड़ों के सौदागर थे। अंबर ने सिपाहियों को साथ लेकर गंडब की हवेली में भी छापा मारा, मगर वहां भी स्वाना नहीं था। साथ वाले मकान का मोटा मालिक गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो भी गंडब का साथी था और उसने मारिया के खिलाफ इतला देकर उसे आग में जिंदा जलाने की कोशिश की थी। ये लोग मारिया का इंतजार कर रहे थे। अंबर और नाग का ख्याल था कि मारिया एक आध दिन में कहते शहर में पहुंच जाएगी। इसके बाद वो उसे साथ लेकर मुल्क जापान की तरफ कूच कर जाएंगे। नाग को जापान देखने का बहुत शौक था। जापान को एक रास्ता खुश्की की तरफ से भी जाना था, मगर उन्होंने फैसला किया कि वो समंदर के रास्ते से जाएंगे। समंदर का सफर किए हुए उन्हें एक मुद्दत गुजर गई थी। दूसरी तरफ मारिया ने जब गरीब लकड़ाड़े की बीवी के यहाँ डाकुओं का भगा कर रात बसर की तो सुबह केथे की तरफ जाने के लिए तैयार हो गई। उस वक्त औरत का खावन भी आ गया। बीवी ने जब उसे बताया कि रात उसके यहाँ डाकू आए थे और वो दरवाज़ा तोड़ चुके थे कि एक नेक देवी ने उसकी जान बचाई और डाकुओं से 5,000 सोने की अशरफियों की थैली भी दिलवाई, तो बहुत खुश हुआ। उसने पूछा कि वो नेक दिल देवी कहाँ है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बीवी ने कहा, मगर तुम उसे देख नहीं सकोगे, वो एक आसमानी रूह है और किसी को दिखाई नहीं देती। खामिद बोला, फिर क्या हुआ, मैं जुबान से उसका शुक्रिया अदा करूँगा। उसने मेरे घर की इज्जत बचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। बीवी कहने लगी, मैं देखती हूँ अगर वो बाहर हुई तो उसे ज़रूर बुला कर लाऊंगी। दोनों मियाँ बीवी कोठड़ी से निकलकर बाहर आ गए। उस वक्त मारिया जाने की तैयारी कर रही थी। वो भी घोड़े पर सवार नहीं हुई थी, उसका घोड़ा सैन में दरख्त के नीचे खड़ा था। नौजवान ने अपनी बीवी से कहा, यह घोड़ा किसका है, यहाँ कौन आया है? बीवी ने कहा, मेरा ख्याल है ये उसी नेक दिल रूह का है घोड़ा है। मगर बीवी, रूह को घोड़े की क्या ज़रूरत है? खुदा की बातें खुदा ही जाने, मैं तो समझती हूँ कि ये उसी का घोड़ा है। पर उस औरत ने मारिया को आवाज़ देकर कहा, ए नेक दिल रूह, अगर तुम यहाँ मौजूद हो तो सुन लो कि मेरा खामिन तुम्हारी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करना चाहता है। मारिया ने कहा, मैं इसी जगह मौजूद हूँ। अपने खामिन से कहो कि मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं, मैंने जो कुछ किया अपना फ़र्ज़ अदा किया है। खामिद बोला, बहन, मैं फिर भी अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि तुम्हारे एहसान को कभी ना भुला सकूँ। अगर तुम वक्त पर मेरी बीवी की मदद से ना करती तो मेरा घर और इज़्ज़त बर्बाद हो गई थी। मारिया ने कहा, भाई, इज़्ज़त तो खुदा देता है, खुदा तुम लोगों की इज़्ज़त को बचाना था, इसलिए मुझे यहाँ भेज दिया। तुम्हें खुदा का शुक्र करना चाहिए, मैं तो दरमियान में एक ज़रिया हूँ, इससे मेरी कोई अहमियत नहीं। नौजवान ने बात का रुख बदलते हुए कहा, एक नेक दिल रूह, क्या तुम एक बात बताना पसंद करोगी? मारिया ने कहा, हाँ पूछो भाई, तुम क्या कहना चाहते हो? नौजवान बोला, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम रूह हो तो फिर तुम्हें इस घोड़े की क्या ज़रूरत है, क्योंकि रूह तो बगैर घोड़े के जहाँ जी चाहे जा सकती है। मारिया ने कहा, तुमने बड़ा ज़हीन सवाल किया है भाई, अब मेरी जवाब गौर से सुनो। मैं कोई रूह या भूत नहीं हूँ जो किसी पुराने गार में रहती हूँ और जहाँ जी चाहे बगैर घोड़े के हवा में सफ़र कर सकती हूँ, बल्कि मैं भी तुम्हारी तरह गोश्त पोश्त का एक इंसान हूँ। नौजवान ने कहा, तो फिर हमारी बहन तुम हमें दिखाई क्यों नहीं देती? मारिया ने कहा, इसलिए कि मुझे एक बड़े जादूगर ने जादू के जरिए गायब कर दिया है। अब मैं सबको देखती हूँ मगर मुझे कोई नहीं देख सकता। मैं जिस चीज़ को हाथ में थाम लेती हूँ या उस पर सवार होती हूँ वो भी मेरे साथ गायब हो जाती है। नौजवान कहने लगा, खुदा तुम्हारा भला करे बहन, तुमने बड़ी मुश्किल के वक्त हमारी मदद की है, हमारी पुश्तें भी तुम्हारे एहसान का बदला न चुका सकेंगी। मारिया बोली, ऐसी बातें ना कहो भाई, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। हाँ, मुझे ये बताओ कि कहते शहर यहाँ से कितनी दूर है, मुझे वहाँ जाना है। नौजवान ने कहा, मेरी बहन, कहते शहर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, अगर तुम इसी वक्त यहाँ से चलो तो कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाओगी। अगर तुम रात को कहीं रास्ते में आराम ना करो तो आधी रात से पहले भी वहाँ पहुँच सकती हो। मारिया ने कहा, तो फिर मैं अब यहाँ से रवाना होती हूँ। बीवी कहने लगी, हमारी तो बड़ी ज़बरदस्त ख्वाहिश है कि तुम 2-1 रोज़ हमारी मेहमान बनकर रहती और हमें खिदमत का मौका मिलता। मारिया ने कहा, बहन, मैं ज़रूर तुम्हारे यहाँ रुक जाती, मगर कहते शहर में मेरे भाई मेरी राह देख रहे हैं, इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है।
नौजवान ने कहा, बहन अगर तुम वाकई चले जाना है तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करके रोक सकते। हाँ, अगर कहते शहर में तुम्हें तुम्हारे भाई ना मिल सके तो शहर की सबसे बड़ी सराय में मेरा बड़ा भाई घोड़ों का साइस है, उसके पास जाकर मेरा नाम लेना, वो तुम्हें सराय में रहने के लिए कमरा दे देगा। मारिया ने कहा, बहुत अच्छा मेरे भाई, अब मैं चलती हूँ। मारिया ने उन दोनों नेक दिल मियाँ बीवी से इजाज़त ली और घोड़े पर सवार हो गई। दोनों मियाँ बीवी ने देखा कि मारिया घोड़े पर सवार होते ही घोड़ा गायब हो गया। एक पल के लिए तो वो खौफजदा हो गए। फिर उन्होंने हाथ हिलाकर मारिया को रुखसत किया। उन लोगों से रुखसत होकर मारिया ने कहते की तरफ चलना शुरू कर दिया। घोड़ा पथरीली सड़क पर इधर से उधर बल खाता जा रहा था। एक और जगह से उसने दरिया का पुल अबूर किया और अब सामने एक मैदान था जिसके दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे टीले खड़े थे। मारिया समझ गई कि यहाँ से कहते शहर की फसील शुरू होती है। वो उससे पहले भी यहाँ से गुजरी थी। चलते चलते उसे रात हो गई और वो रात सराय के बाहर आकर रुक गई। ये सराय एक मामूली सी देहाती सराय थी जिसके बाहर मिट्टी का दिया रोशन था। मारिया ने कि यहाँ किसी को तकलीफ देना गवारा न किया और सराय के पीछे वाले बाग में एक जगह पहुंचकर कंबल ओढ़कर लेट गई। उसे अचानक शदीद भूख का एहसास हुआ। वो सराय में आई। उसने देखा कि सराय का बावर्ची आलू के गरम गरम कतले तल रहा था। मारिया उस आदमी के पास आकर खड़ी हो गई। भूख ने उसे एकदम निढाल कर दिया था। उसका ख्याल था कि वो बगैर कुछ खाए पिए सो जाएगी और खाना पीना अपने भाइयों के पास जाकर सुबह खाएगी, मगर भूख ने उसे बदहाल कर दिया था। मारिया ने हाथ आगे बढ़ाकर थाल में से आलूओं के गरम गरम कतलों की एक थाली उठाई, साथ ही एक रोटी थामी और बावर्ची के आगे सोने की एक अशरफी डालकर वापस बाग में उस जगह आ गई जहां वो रात बसर करने का ठिकाना बना चुकी थी। सराय के मालिक ने जब देखा कि थाल में से आलूओं के कतलों की रकाबी गायब हो गई है और उसकी जगह सोने की अशरफी पड़ी है तो पागल सा होकर आसपास देखने लगा। उसने जल्दी से सोने की अशरफी उठाकर अपनी अंदरूनी जेब में डाल ली। उसका ख्याल था कि सिवाय इसके और कोई नहीं दिख रहा, मगर नहीं, उसी सराय में फकीरों का भेस बदल कर सवाना भी मौजूद था। उसने जो थाल में से एक प्लेट गुम होते देखी तो फौरन समझ गया कि यहाँ कोई ऐसी शय मौजूद है जो गुम हो गई। यक लख्त उसका दिमाग गैबी चुड़ैल की तरफ पलट गया। तो गंडप ठीक कहता है कि गैबी चुड़ैल कमरे में जलकर हलाक नहीं हुई, वो जरूर यहाँ मौजूद है। सवाना ने एक अरब ताजिर का भेस बदल रखा था। उसने नकली दाढ़ी मूछ लगा रही थी। ऐसे हुलिये में उसे कोई नहीं पहचान सकता था। फौरन उसी वक्त घोड़े पर सवार हुआ। शहर कहते कि ये तरफ एक गोरीला बाकी रह गया था जो गंडप वाले मकान के बाहर एक फकीर बनकर भीख मांगा करता था। सवाना रातों रात घोड़े पर सफर करता सुबह होने से पहले पहले शहर पहुंच गया। शहर में जाते ही वो सीधा गंडप के मकान के बाहर पहुंचा। फकीर गोरीला एक मकान के बाहर तख्ते पर सो रहा था। सवाना ने उसे जाते ही उठा दिया और कहा, गंडप और स्वांग ऐसे जैसे बहादुरों की मौत का बदला लेने का वक्त आ पहुंचा। अंबर और नाग की बहन मारिया, जो कि गैबी चुड़ैल बनकर हमेशा हमें परेशान करती रहती है, इस वक्त शहर की तरफ अपने भाइयों की तलाश में आ रही है। फकीर गोरीला उठकर बैठ गया। ये तो बहुत अच्छा है, मगर वो गायब है, उसे कोई देख नहीं सकता। फिर हम उससे कैसे अपने साथियों का बदला लेंगे? सवाना ने कहा कि उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। फकीर गोरीला बोला, मुझे बताओ, मैं अपने बहादुर साथियों की मौत का बदला लेने के लिए मुश्किल से मुश्किल काम भी कर गुजरूंगा। सवाना ने कहा, यह काम मैं खुद इसलिए नहीं कर सकता कि हो सकता है मारिया मुझे इस भेस में भी पहचान ले, क्योंकि मारिया बहुत होशियार लड़की है। तुम ऐसा करो कि मारिया से मिलो। मगर कहाँ? मुझे तो मालूम ही नहीं हो सकता कि वो कहाँ है, क्योंकि वो तो मुझे दिखाई नहीं देगी। सवाना ने कहा, सुनो, गैबी औरत मारिया अपने भाइयों अंबर और नाग की तलाश में सीधी इसी हवेली में आएगी, क्योंकि उसे मालूम है कि वो इस जगह रहते हैं और मारिया का इस हवेली में इंतजार कर रहे होंगे। वो यहाँ आए तो तुम ऐसा करना कि दरवाजे के साथ लगकर बैठे रहना और चौकस होकर रहना। जब तुम देखो कि हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है तो समझ जाना कि वो गैबी औरत दाखिल हो रही है। ठीक उसी वक्त खौफ खाए बगैर तुम आगे बढ़कर कहना, ए गैबी औरत, मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ। तुम अपने भाई अंबर और नाग की तलाश में आई हो। मुझे अंबर और नाग ने तुम्हारे पास भेजा है। वो दोनों बीमार हैं और हवेली के तहखाने में लेटे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर जब वो तुम्हारे साथ तहखाने में जाए तो किसी तरह उसके अंदर दाखिल होते ही तहखाने का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देना। वो अंदर कैद होकर रह जाएगी, वो तहखाने से कभी भी बाहर नहीं निकल सकेगी। फिर तुम मुझे आकर इतला कर देना। फकीर गोरीला बोला, मैं ऐसा ही करूँगा। सवाना भाई, तुम फिक्र ना करो, मगर तुम डरोगे नहीं? हरगिज़ नहीं, मैं कभी नहीं डर सकता। सब काम ठीक हो जाएगा। बस मैं गैबी औरत का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं दोपहर के वक्त तुम्हारे पास मालूम करने आऊँगा कि तुम कामयाब हुए हो या नहीं। मैं कामयाब होऊंगा। तुम आओगे तो मारिया गैबी औरत तहखाने में कैद हुई होगी। फकीर गोरीले को खबरदार करके सवाना वहाँ से चला गया और शहर वाली सराय में जाकर एक सौदागर बनकर ठहर गया और दोपहर होने का इंतजार करने लगा। उधर मारिया रात बसर करने के बाद सुबह होने से पहले गांव से निकल गई। वो जल्दी से जल्दी शहर पहुंचकर अपने भाइयों से मिलना चाहती थी। सूरज निकल चुका था कि उसे शहर की फसील नजर आने लगी। वो बड़ी खुश हुई। शहर में दाखिल होकर वो गंडप की हवेली वाले मोहल्ले की तरफ आ गई, क्योंकि उसे यकीन था कि इसी जगह से उसे अंबर और नाग के बारे में मालूमात हासिल हो सकेंगी। वहाँ मोटे मालिक का नौकर भी था। वो उससे नाग और अंबर के बारे में मालूम करेगी कि वो कहाँ है। हवेली के पास आकर वो घोड़े से उतर गई। घोड़ा जाहिर हो गया।
उसने घोड़े को एक तरफ बांधा और चुपके से हवेली का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के अंदर फकीर गोरीला बैठा उसी वक्त का इंतजार कर रहा था। उसने जो दरवाजे को अपने आप खुलते देखा तो समझ गया कि गैबी औरत आ गई है। वो जल्दी से उठकर बोला, मारिया बहन, क्या तुम्हें अपने भाइयों की तलाश है? मारिया ने कहा, हाँ, मगर तुम्हें कैसे मालूम? मारिया ने बेताबी से पूछा, वो कहाँ है? फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे अंबर और नाग ने तुम्हारे पास भेजा है। वो इस वक्त हवेली के तहखाने में तुम्हारी राह देख रहे हैं। मारिया ने पूछा, मगर तुम कौन हो? फकीर गोरीले ने कहा, मैं तुम्हारे भाइयों का दोस्त हूँ और उन्होंने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। वो दोनों बीमार हैं और इस वक्त हवेली के तहखाने में सोए हुए हैं। अंबर और नाग की बीमारी का सुनकर मारिया बेचैन हो गई। उसने एक पल के लिए भी यह ना सोचा कि ये शख्स उसके साथ कहीं धोखा तो नहीं कर रहा। वो उसके पीछे पीछे चलती हवेली की निचली मंजिल में आ गई जहाँ यह तहखाना था। यह तहखाना पुरस्रार खुफिया था। उसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा था। अंदर कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। ऊपर छत के करीब एक छोटा सा सुराख बना था जिसमें से हवा अंदर जाती थी। तहखाने के दरवाजे पर जाकर फकीर जासूस ने दरवाज़ा खोला और कहा, अंदर आ जाओ मारिया बहन। वो सामने वाली दीवार के पास बिस्तर पर अंबर और नाग सो रहे हैं। मारिया ने कहा, दिया जलाओ, यहाँ तो अंधेरा है। फकीर जासूस ने बड़ी और नरमी और हमदर्दी से कहा, बहन तुम सामने वाली दीवार के पास चलो, मैं अभी दिया जलाता हूँ। मारिया ने कहा, अच्छा, मगर ज़रा जल्दी रोशनी करना। आवाज़ से फकीर जासूस को पता चल गया कि मारिया तहखाने के अंदर जा चुकी है और वो दीवार की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। वो उसी वक्त का इंतजार कर रहा था। उसने ज़रा भी देर ना की। बिजली किसी तेज़ी के साथ तहखाने से छलांग लगाकर बाहर निकला और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर गया और बाहर लोहे की सुलाख गिरा दी। मारिया अंदर कैद होकर रह गई। अब जो मारिया को होश आया तो उसे मालूम हुआ कि उसके साथ ज़बरदस्त फरेब किया गया। फ़कीर ने नौकर बनकर धोखा दिया है। वो लपक कर दरवाजे के पास आई। उसने दरवाजे को अंदर की तरफ खींचा मगर अब वक्त गुजर चुका था। जो होना था वो हो चुका था। उसने पहले अकल से काम लेकर नहीं सोचा कि आखिर एक अजनबी शख्स के साथ उसके साथ हमदर्दी क्यों कर रहा है। अब वो फंस चुकी थी। तहखाने में अंबर और नाग कहीं भी मौजूद नहीं थे। मारिया सर पकड़कर अंधेरे में बैठ गई। शहर में आकर वो एक नई मुसीबत में फंस गई थी। काश वो एक मकार अजनबी का एतबार न करती। कभी किसी पराये आदमी पर भरोसा न करना चाहिए, मगर अब क्या हो सकता था। अब तो पानी सर से गुजर चुका था। चिड़ियाँ चुग गई थी खेत। उसने सोचा कि नाउमीद होकर हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय उठकर देखा जाए कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता है भी या नहीं। मारिया ने अंधेरे में दीवारों को टिटोलना शुरू कर दिया। वो देर तक तहखाने में टिटोल टिटोल कर इधर उधर घूमती रही मगर उसे कहीं भी कोई जगह, दरवाजा या खिड़की न दिखाई दी। बस ऊपर छत के करीब एक छोटा सा सुराख था जिसमें से हल्की हल्की दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने ख्याल किया कि यह महज हवा के लिए सुराख रखा गया है। उस सुराख तक पहुंचने की कोई जरिया नहीं था, वरना वो सुराख के पास जाकर किसी को मदद के लिए पुकार सकती थी। आखिर वो थक हार कर बैठ गई। उधर फकीर जासूस हवेली वाली गली से निकलकर तेज तेज कदम उठा रहा शहर के गुंजान आबाद इलाके वाली सराई में जाकर सवाना से मिला। सवाना उसकी सूरत देखते ही कमरे से निकल आया और एक जगह सुतून के साथ लगकर उससे कहने लगा, तुम्हारी सूरत बता रही है कि तुम कामयाब हो गए, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? फकीर जासूस बोला, हाँ सवाना, तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि मैंने गैबी औरत को हवेली के तहखानों में कैद कर दिया है। वो इस वक्त हमारे रहमो करम पर है और हजार कोशिश के बावजूद वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। सवाना बोला, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं उस औरत से मंगोल बहादुरों की मौत का बदला लेना चाहता हूँ, बल्कि अगर उसकी तलाश में अंबर और नाग भी यहाँ आए तो मैं उनको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उन्हें बीमारियाँ के साथ ही हलाक कर दूंगा। सवाना, मेरा ख्याल है कि हमें अंबर और नाग से भी बदला लेना चाहिए। वो दोनों बादशाह के आदमी थे और उन्होंने झूठ मूठ हमारे आदमियों के साथ मिलकर उन्हें धोखे से मरवा दिया। हमारा फर्ज बनता है कि हम गंडक और स्वांग की रूहों को तस्कीन पहुँचाने के लिए अंबर और नाग को कत्ल कर दें। तुम ठीक कह रहे हो, मगर उन दोनों को यहाँ कैसे बुलवाया जाए? मैंने सुना है वो शाही महल में नहीं है और शहर में किसी जगह आबाद हैं। जासूस फकीर ने कहा, इसका खोज लगाना मुश्किल नहीं, मैंने उनकी शक्लों से वाकिफ़ हूँ। मैंने उन्हें अक्सर हवेली के अंदर आते जाते देखा है। सवाना ने पूछा, मगर तुम उन दोनों का किस तरह खोज लगाओगे? क्या तुम शहर भर में गश्त लगाकर एक एक घर में तांग झांक करोगे? फकीर जासूस ने कहा, इसके सिवा और कोई चारा नहीं, मुझे गली गली जाकर लोगों को देखना पड़ेगा, एक एक घर की पड़ताल करनी पड़ेगी। सवाना ने कहा, नहीं नहीं, ये काम बड़ा मेहनत तलब है, इस तरह बड़ी देर लग जाएगी। मारिया ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें इतना सोना, इतने हीरे जवाहरात दूंगी कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी अगर उन्हें खाती रहें तो वो दौलत खत्म ना होगी। फकीर जासूस ने कहका लगाकर कहा, तुम मुझे गद्दारी पर नहीं वर्गला सकती। मारिया ने एक और वार किया, सुनो, ये गद्दारी नहीं बल्कि अक्लमंदी है। आखिर तुम्हें एक ताकतवर और मजबूत कौम के खिलाफ गद्दारी करके क्या मिलेगा? चीनी एक बहादुर और मुहिब्बुल वतन कौम है। तुम 1000 साल भी कोशिश करते रहो तो यहाँ कामयाब ना हो सकोगे। फिर तुम अपनी ज़िंदगी एक फ़कीर बनकर लोगों से भीख मांग मांग कर क्यों ज़ाया कर रहे हो? क्या ये अच्छी बात नहीं कि तुम मुझे आज़ाद कर दो और मैं दुनिया के कीमती और नादिर हीरे जवाहरात लाकर तुम्हें दे दूँ? फ़कीर जासूस बोला, गैबी औरत मारिया, सवाना ठीक कहता है कि मारिया की चालाकी से बचकर रहना, उसकी बातें पत्थरों में भी सुराख कर देती हैं।
याद रखो मारिया, मैं एक मुहब्बुल वतन मंगोल हूँ। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपनी कौम और अपने वतन और अपने बादशाह सरदार से गद्दारी नहीं करूंगा। तो मेरे कदमों में अगर इस दुनिया की सारी दौलत भी लाकर ढेर कर दो तो मैं तुम्हें एक पल के लिए भी आज़ाद न करूंगा। उसका हर बार खाली गया, हर हरबा नाकाम रहा। उसने तजर्बे में इस बात को ख़ास तौर पर देखा कि मंगोल गोरीले बड़े वफादार और सच्चे और धुन के पक्के थे। वो अपनी जान पर खेल जाते थे, जहर खाकर खुदकुशी कर लेते, मगर अपने वतन, अपने सरदार और अपनी कौम के साथ कभी गद्दारी नहीं करते थे। चुनाचे मारिया फ़कीर जासूस को वरगलाने में नाकाम रही। उसे भूख लग रही थी, अगरचे वो बहुत परेशान थी, मगर पेट की आग की तो बुझानी थी। उसने रोटी खाई और कटोरे में पानी पिया और दिल पर जबर करके बैठ गई। बस एक उम्मीद थी उसे कि अगर अंबर और नाग उतरा निकले तो वो आज़ाद हो जाएगी, क्योंकि स्वाना और फ़कीर जासूस को यह मालूम नहीं था कि नाग और अंबर किन किन खुफिया ताकतों के मालिक हैं। वो अपनी तरफ से उनको हलाक करने की तरकीबें सोच रहे थे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि नाग एक जहरीला खतरनाक सांप है, इंसान नहीं। वो जिस वक्त और जब चाहे उन्हें सांप बनकर ख़त्म कर सकता है, और अंबर पर मौत हराम कर दी गई है। चाहे उसे तलवारें मार मार कर कुछ कर लो, वो मर नहीं सकता। बस मारिया खुदा से ही दुआ मांगने लगी कि इसी तरह से अंबर और नाग हवेली में आ जाएं, क्योंकि उन्हें भी तो मारिया की तलाश होगी। फ़कीर जासूस हवेली के बाहर भीख मांग रहा था। शहर के गुंजान तरीन मोहल्ले में अंबर और नाग अपने गुमनाम से मकान में चुपचाप बैठे कुछ सोच रहे थे। अंबर ने अचानक गहरी सोच से बेदार होकर कहा, नाग, क्यों ना हम गंडक वाली हवेली का एक बार चक्कर लगाएं? हो सकता है मारिया हमें वहाँ तलाश कर रही हो। ने भी अंबर की बात से इत्तेफाक किया और दोनों गंडक हवेली जाने के लिए तैयार हो गए। वो घर से निकले। जब वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो वहाँ एक फ़कीर खड़ा था और उसने उन दोनों को फ़ौरन पहचान लिया। उसने जल्दी से उठकर अंबर के कान में कहा, क्या तुम अपनी बहन मारिया से मिलने आए हो? अंबर और नाग एकदम चौंक उठे। ये कौन फ़कीर है जिसे ना सिर्फ उनकी बहन मारिया के बारे में सब कुछ मालूम है, बल्कि वो ये भी जानता है कि वो दोनों वहाँ अपनी बहन मारिया की तलाश में आए हैं। उन्होंने पहले तो एक दूसरे की तरफ देखा और फ़कीर की तरफ देखकर कहा, तुम कौन हो और तुम्हें हमारे नाम का इल्म कैसे हुआ? फ़कीर जासूस मुस्कुराया और कहने लगा, मैं एक नमक हलाल नौकर हूँ भाई अंबर, जो साथ वाले मोटे मालिक के मकान में नौकर था। बहन मारिया ने मुझे एक बार जबकि मैं भूखा था मुझे खाना खिलाया। मैं उसके एहसान को नहीं भूला। मैंने बहन मारिया को आग से झुलसते हुए कमरे से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। मारिया बहन ने मुझे बता दिया कि वो गायब हो चुकी है जादू के ज़ोर से। आप लोग उससे बिछड़ गए हैं, वो यहाँ से चली गई। आखिर कल रात वो मेरे पास इस मकान में आई। उसने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा और कहा कि अगर वो यहाँ है तो उन्हें यहाँ तहखाने में बिठाना, मैं फिर आऊँगी। मैंने उन्हें बहुत रोका, मगर उसने कहा कि मुझे एक ज़रूरी काम है, फिर वो चली गई। नाग ने पूछा, उसने बताया नहीं कि क्या काम था? फ़कीर गोरीले ने कहा, नहीं, मेरे भाई मारिया ने मुझे ये नहीं बताया, बस इतना ही कहा था कि अंबर और नाग आए तो इन्हें इसी घर में रखना, बहुत जल्दी आ रही हूँ। अंबर ने नाग से कहा, तो फिर ठीक है, इससे बेहतर और क्या बात है। मारिया से भी मुलाकात हो गई, अब हम इकट्ठे इस मुल्क को छोड़ सकेंगे। मेरा ख्याल है हमें इस जगह रहकर मारिया का इंतज़ार कर लेना चाहिए। नाग ने कहा, ठीक है अंबर भाई, हम यहाँ ठहर जाते हैं। हमारी तो बहुत बड़ी मुश्किल इस फ़कीर ने हल कर दी। फ़कीर जासूस दिल ही दिल में बड़ा खुश हुआ कि उनकी मुश्किल कहाँ हल हुई है, वो तो एक मुश्किल में फंस गए हैं। पागल फ़कीर गोरीले को ये खबर ना थी कि जिन लोगों को वो मामूली समझकर कैद करने की कोशिश कर रहा है वो कितनी बड़ी ताकतों के मालिक हैं। फ़कीर गोरीला बोला, अब क्या हुक्म है, उन दोनों के साथ क्या किया जाए और मारिया के साथ क्या सलूक किया जाए? वो भी तो उसी हवेली के नीचे तहखाने में कैद है। अगर अंबर और नाग को मालूम हो गया कि इसी मकान में मारिया भी कैद है तो वो उसे ज़रूर छुड़ा लेंगे और फिर वहाँ से भाग जाएंगे। मैंने उनकी ज़ुबान से सुना है कि वो मुल्क छोड़ने का मंसूबा बना रहे हैं। ऐसी सूरत में हम अपने बहादुर गोरीलों की रूहों का इंतकाम नहीं ले सकेंगे। हमें जो कुछ करना है जल्दी करना होगा। स्वाना बोला, अभी करते हैं कुछ, जो करना है फिक्र न करो, मुझे सिर्फ सोचने दो। तुमने हालात को दूसरे रुख पर डाल दिया है, वरना अगर तुमने दोनों को अलग अलग तहखानों में बंद किया होता तो हमारा काम बड़ा आसान था कि हम तीनों को भूखा प्यासा रखकर मार डालते। अब कोई दूसरी चाल सोचनी होगी। फ़कीर गोरीला बोला, तुम बाद में सोचना, पहले मेरी एक तरकीब सुनो। स्वाना ने पूछा, कौन सी तरकीब? फ़कीर गोरीला बोला, मेरी तरकीब यह है कि अंबर और नाग को भी किसी तरह मकान के अंदर बंद करके मकान को आग लगा दी जाए। अब वो मकान वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं रहा, उसमें हर रोज़ सिपाहियों के छापे पड़ते रहते हैं। क्या ख्याल है? इस तरह मकान की बक बक से भी जान छूट जाएगी और हमारे दुश्मनों का भी खात्मा होगा। स्वाना सोचने लगा और फिर बोला, मकान को आग लगाई तो सारे का सारा मोहल्ला जलकर राख हो जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मकान में छुप कर बैठ जाऊँगा, तुम बहाने से उन दोनों को मेरी तरफ लाना। मैं खंजर घूम कर उनमें से एक का खात्मा कर दूंगा, दूसरे को तुम संभाल लेना। फ़कीर गोरीला बोला, हाँ, ये बेहतर चाल मालूम होती है, ऐसा ही करते हैं। मेरा ख्याल है तुम अभी मेरे साथ चलो, शाम की स्याही फैल रही है। हम दोनों को हलाक करने के बाद रात के अंधेरे में लाशें तालाब में फेंकाएंगे। सवाना बोला, चलो मेरे साथ। ये एक बड़ी खौफनाक साजिश थी और अगर अंबर और नाग में खुफिया ताकतें ना होती तो उनकी मौत यकीनी थी, मगर अहमक फ़कीर जासूस और स्वाना को ये इल्म ना था कि वो किन लोगों से टक्कर ले रहे हैं। वो तो एक तरह से अपनी मौत को दावत दे रहे थे और ये था भी सच। इसमें सिर्फ एक खतरा था कि अगर गलती से नाग पहले सामने आ गया और खंजर उसे लग गया
تو اس کا شدید زخمی ہونا یقینی تھا، مگر اس کے ساتھ ہی سوانا اور فقیر گوریلا بھی نہیں بچ سکتے تھے۔ ان کو اکیلے ختم کرنے کے لیے امبر ہی کافی تھا۔ ادھر حویلی کے اندر امبر اور ناگ کمرے میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ناگ کہہ رہا تھا ابھی تک ماریا نہیں آئی، خدا خیر کرے۔ امبر نے کہا میرا خیال ہے بس آ رہی ہوگی، مگر وہ گئی کہاں؟ آخر اسے اس اجنبی شہر میں کون سا ایسا ضروری کام پڑ گیا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ناگ بولا یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آتی، بہرحال ہمیں تو انتظار کرنا ہی ہوگا۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور فقیر گوریلا اندر داخل ہوا اور بولا امبر بھائی ماریا آ گئی، وہ باہر کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے اس مکان سے خوف محسوس ہوتا ہے، میں اندر نہیں جاؤں گی، میرے بھائیوں سے کہو کہ وہ باہر آ جائیں۔ امبر اور ناگ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر بولے یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم باہر چل کر ماریا سے مل لیتے ہیں۔ آگے آگے امبر اور پیچھے پیچھے ناگ، دونوں فقیر گوریلے کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئے۔ باہر ایک راہداری سی تھی جس میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ فقیر جان بوجھ کر انہیں اس طرف لایا کیونکہ راستے میں ایک جگہ دیوار کے پیچھے سوانا گوریلا خنجر لیے چھپا ہوا تھا۔ جو ہی فقیر جاسوس کو امبر کو لے کر دیوار کے قریب سے گزرا، سوانا نے پوری طاقت سے چمکتا ہوا تیز خنجر امبر کی گردن میں سارے کا سارا گھوم دیا۔ اس کے ساتھ ہی فقیر گوریلے نے ناگ پر جھپٹا مار کر حملہ کر دیا۔ امبر اور ناگ فوراً سمجھ گئے کہ ان کو دھوکے سے جال میں پھنسایا گیا ہے۔ امبر نے خنجر اپنی گردن میں رہ دیا اور سوانا کے جبڑے پر اس زور سے گھونسا مارا کہ وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ دوسری طرف سے ناگ نے ایک زوردار پھنکار ماری اور سانپ کی جون میں آ گیا۔ اس کو سانپ میں آتے دیکھ کر فقیر کو پوری طاقت سے دانت مار کر ڈس دیا۔ امبر نے جلدی سے جیب میں سے پتھر نکال کر کونے میں لگی ہوئی شمع جلا دی۔ فقیر جاسوس زمین پر پڑا گرا ہوا تھا۔ سانپ کے زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، اس کا رنگ نیلا پڑنا شروع ہو گیا۔ دوسری طرف سوانا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناگ دوبارہ انسانی جون میں آ چکا تھا۔ سوانا نے اٹھ کر روشنی میں جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ امبر کی گردن میں پورا خنجر گھسا ہوا تھا اور وہاں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ نیچے اس کا ساتھی زہر کے اثر سے نیلا پڑ کر دم توڑ رہا تھا۔ امبر نے ہاتھ بڑھا کر اپنی گردن میں سے خنجر کھینچ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کرامت کو دیکھ کر سوانا اور زیادہ ششدر رہ گیا۔ خنجر سوانا کی گردن پر رکھ کر امبر نے کہا بولو ماریا کہاں ہے؟ یہاں اب سوانا گوریلا کی بہادری دکھانے کا وقت تھا۔ یہاں امبر غلطی کھا گیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ منگول گوریلے مر جاتے ہیں مگر دل کا راز کسی سے نہیں کہتے۔ سوانا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ امبر کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا مگر اسے کبھی نہیں بتائے گا کہ ماریا اسی حویلی کے تہخانے میں قید ہے۔ امبر سوانا کو گھسیٹ کر کمرے میں لے گیا اور اس نے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ناگ بھی اس کے ساتھ تھا۔ انہوں نے پوچھ کر اپنا سر خالی کر لیا مگر مجال ہے کہ سوانا اپنی زبان سے ایک لفظ بھی بولا ہو۔ امبر اور ناگ تنگ آ گئے۔ ناگ نے کہا میرا خیال ہے امبر اس شخص کو واقعی معلوم نہیں کہ ماریا کہاں ہے، اگر اسے معلوم ہوتا تو جتنی اذیت ہم نے اسے دی ہے یہ ضرور بک پڑتا۔ امبر بولا میرا بھی یہی خیال ہے۔ امبر نے سوانا کو دراصل پہچانا نہیں تھا کہ یہ سوانا ہے۔ اس نے سوانا کی گردن پر ایک زوردار مکہ مارتے ہوئے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، خبردار جو کبھی اس طرف کا رخ بھی کیا تو اس شہر کا دانا پانی تم پر حرام ہے، اگر ہم نے تمہیں یہاں پھر کبھی دیکھا تو زندہ نہیں چھوڑیں گے، تمہارا بھی وہی اشر ہوگا جو تمہارے ساتھی کا ہوا ہے۔ سوانا نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جان بچی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا میں پھر کبھی اس شہر میں نہیں آؤں گا، کسی دوسرے شہر چلا جاؤں گا، آپ کو میں نے غلط سمجھا، آپ لوگ تو دیوتا ہیں، میری خطا معاف کر دیں۔ اور سوانا جھک کر دونوں کو سلام کر کے باہر نکل گیا۔ حویلی سے باہر آتے ہوئے بھاگ اٹھا۔ اس کی جان واقعی بچ گئی تھی۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ یہ لوگ اسے زندہ چھوڑ دیں گے۔ اول تو اسے پوری توقع تھی کہ امبر اور ناگ اسے پہچان لیں گے اور وہیں قتل کر دیں گے، لیکن نہ صرف کہ انہوں نے سوانا کو پہچانا نہیں بلکہ اسے معاف بھی کر دیا۔ وہ یہی سمجھے کہ گوریلوں نے ان لوگوں کو کرائے پر حاصل کیا تھا اور ان کا براہ راست گوریلوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ بھاگتا ہوا سیدھا اپنے شہر کے باہر والے مکان میں پہنچا، دروازہ بند کر کے چارپائی پر گر پڑا اور سوچنے لگا کہ اب وہ ماریا کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ صبح پہلی فرصت میں اسے جا کر ختم کر دے گا۔ اپنے دوست فقیر گوریلے کی موت کا بدلہ وہ اب ماریا سے لے گا۔ ادھر سوانا یہ سازش کر رہا تھا، ادھر امبر اور ناگ حویلی میں رات بسر کرنے کی سوچ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ رات بسر کرنے کے بعد صبح سویرے وہاں سے اپنے شہر والے مکان میں چلے جائیں گے اور ہر روز شہر کے باہر والے دروازے پر جا کر ماریا کے آنے کی راہ دیکھیں گے۔ انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ اسی حویلی کے تہخانے میں ماریا بیچاری بے یار و مددگار پڑی ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ دونوں شہر چلے گئے اور سوانا اپنے ساتھی کا قتل کا بدلہ لینے گھر سے نکل کر حویلی کی سمت روانہ ہو گیا۔ وہ اس وقت بھی اس بات پر خوش تھا کہ ماریا اس کی قید میں ہے، اور دوسری بات یہ کہ امبر اور ناگ نے اسے پہچانا نہیں، ورنہ اس وقت وہ دوسری دنیا میں پہنچ گیا ہوتا۔ حویلی کے دروازے پر آ کر وہ رک گیا۔ اس نے احتیاط کی وجہ سے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہاں کوئی نہیں جو اسے دیکھ رہا ہو تو وہ حویلی کی ڈیڑھی میں داخل ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر ایک آدمی نے اسے دیکھ لیا، اور وہ آدمی تھا موٹے مالک کا نمک حلال نوکر، جس نے ایک بار ماریا کی جان بچائی تھی۔ اس نے دور سے اپنے مکان کی ڈیوڑی کے باہر کھڑے کھڑے دیکھا کہ سوانا، جو کہ گنڈپ اور سوانگ کے ساتھ کبھی کبھی وہاں آیا کرتا تھا، بڑے پراسرار انداز میں حویلی میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ شخص کس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے۔ نوکر سوچتا رہا، مگر چونکہ سیدھا سادہ آدمی تھا
कुछ ना समझा और सर को झटक कर ये ख्याल करके मकान से बाहर आ गया कि हो सकता है वो अपने किसी काम से अंदर गया हो। नौकर बाहर गली में आकर अपने मकान की ड्योढ़ी के बाहर बिछे हुए तख्त पर बैठकर खजूरों की गुठलियां धोने लगा। वो खजूरों की गुठलियों को धर कर उन्हें पीस कर एक दवा तैयार करता। उस वक्त उसका मोटा मालिक घर के अंदर गहरी नींद सो रहा था। अब जरा तहखाने में चलकर देखते हैं कि मारिया किस हाल में है। स्वाना बुरी नीयत लेकर तहखाने के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने फैसला किया कि वह तहखाने की दीवार के सुराख में से, जो कि उसका अकेला रोशनदान था, अंदर चीथड़ों का आग लगाकर फेंक देगा, साथ ही सुराख को बंद कर देगा। तहखाने में धुआं भर जाएगा और इस तरह दम घुटने से मारिया खत्म हो जाएगी और उसका कलेजा ठंडा हो जाएगा। चुनाचे स्वाना बावर्ची खाने में पहुंचा। वहां उसने पुराने और मैले कुचैले कपड़ों का एक गोला सा बना दिया, उसे जैतून के तेल में भिगोया, उसे आग लगाकर फूंक मारकर बुझाया और लेकर तहखाने वाले रोशनदान के पास आ गया। चीथड़ों को फूंक मारकर बुझा देने से उनमें से मुसलसल धुएं के बादल उठने लगे, जो कि सख्त कड़वे और बदबूदार धुआं था। रोशनदान के करीब आकर स्वाना ने वो धुआं छोड़ता गोला अंदर फेंक दिया। मारिया तहखाने की दीवार के साथ लगकर खामोश और उदास बैठी थी। जब उसने देखा कि रोशनदान के सुराख में से गोला नीचे गिरा है जिसमें से धुआं उठा है, तो वो पहले डर गई कि ये क्या बला नीचे आ गई। फिर वो उठकर धुआं उगलते गोले के पास आई और उसे पाँव मारकर बुझाने लगी, मगर वो कमबख्त ऐसा गोला था कि जो वो उसे बुझाती उसमें से और धुआं निकलने लगता। मारिया ने खांसना शुरू कर दिया। बाहर खड़े स्वाना को मारिया के जोर जोर से खांसने की आवाज़ आई तो वो कहका मारकर हंस पड़ा और रोशनदान के साथ मुंह लगाकर बोला, ये है मेरा इंतकाम ए गैबी औरत। मैंने अपने साथी के कत्ल का बदला ले लिया। तुम्हारे भाई यहाँ आए थे, बल्कि मैं उन्हें धोखे से यहाँ लाया था। उन्होंने मेरे दोस्त को हलाक कर डाला। मैं उसी की मौत का तुमसे बदला ले रहा हूँ। अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। ये धुआं तुम्हारी मौत को तुम्हारे करीब कर देगा। मारिया बेचारी परेशान हो गई। वो सचमुच मौत के फंदे में फंस गई थी। धुआं आहिस्ता आहिस्ता तहखाने में भरना शुरू हो गया। ये धुआं बेहद कड़वा और कसीला था। इसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा था। एक बार तो मारिया की आंखों के सामने मौत की शक्ल गुम हो गई। वो अपने भाइयों के बारे में सोचने लगी, काश उनमें से किसी को खबर मिल जाए कि वो किस हाल में है। मारिया के भाइयों को तो खबर ना मिल सकी, मगर इत्तफाक से तख्त पोश पर खजूर की गुठलियां धोते हुए नमक हलाल नौकर को नाक में कड़वे धुएं की तेज बू महसूस हुई। उसने सोचा कि यह धुएं की बू किस तरफ से आई है। शायद कोई घर में आग जला रहा है। वो खुद ही ख्याल करके चुपके से बैठा रहा। इधर तहखाने में धुआं भरना शुरू हो गया और मारिया के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही और खुदा से दुआ कर रही थी कि या खुदा, मैं बेगुनाह हूँ तो मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दे। आखिर खुदा ने मारिया की दुआ कबूल कर ली और तख्त पोश पर बैठे काम करते नमक हलाल नौकर ने महसूस किया कि धुआं कहाँ से आ रहा है। अचानक उसने देखा कि गंडप हवेली की पिछली गली में से धुएं की हल्की हल्की लकीर उठकर आसमान की तरफ बढ़ रही है। वो होशियार हो गया। अब उसे स्वाना का भी ख्याल आया कि वो किस नीयत से तहखाने में गया था। कहीं वो हवेली को आग तो नहीं लगा रहा। अगर उसने पागलपन में आकर हवेली को आग लगा दी तो ये सारा मोहल्ला जलकर राख हो जाएगा। नौकर तेजी से उठकर हवेली के पिछवाड़े वाली गली में आ गया, जहाँ से धुआं उठ रहा था। उसने क्या देखा कि धुएं की एक लकीर तहखाने के रोशनदान से निकल रही है। उसने रोशनदान के पास आकर उस पर 2-3 हाथ मारे, ये देखने के लिए कि ये टूटा हुआ तो नहीं। फिर उसने रोशनदान में से अंदर झांकने की कोशिश की कि कहीं अंदर आग तो नहीं लगी। ठीक उसी वक्त मारिया को जोर से खांसी आई। ऊपर रोशनदान के सुराख से लगे लगे नौकर ने औरत की खांसने की आवाज़ सुनी तो बड़ा चौंका कि ये औरत की आवाज़ नीचे से कहाँ से आई, क्योंकि इन लोगों के घर में तो मुद्दत हुआ कोई औरत आई नहीं। उसने कान लगाकर गौर से सुना। औरत के खांसने की मुसलसल आवाज़ आ रही थी। नौकर ने मुंह रोशनदान के साथ लगाकर आवाज़ दी, नीचे कौन है? मारिया ने जो ऊपर से किसी की आवाज़ सुनी तो बोली, खुदा के लिए मुझे बचाओ, मेरी जान बचाओ, ये मैं हूँ। नौकर ने मारिया की आवाज़ पहचान ली। क्या ये तुम हो नेकदिल देवी? हाँ, ये मैं ही हूँ, जल्दी से नीचे आओ और मुझे यहाँ से निकालो। नौकर बोला, अभी आया नेकदिल देवी, घबराना नहीं। नौकर छलांग लगाकर हवेली की ड्योढ़ी में आ गया। यहाँ से लंबे लंबे डग भरता वो सहन और वहाँ से उस दरवाजे पर आ गया जो नीचे जाने वाली सीढ़ियों में से खुलता था। ये दरवाज़ा बंद था, बाहर ताला लगा हुआ था। स्वाना उस दरवाजे को बंद कर गया था। नौकर ताले को देखकर एक लम्हे के लिए परेशान हुआ, फिर जल्दी से कोई पत्थर या ऐसी चीज़ ढूंढने लगा जिसकी मदद से वो उस ताले को तोड़ सके। वो लपक कर बावर्ची खाने में आ गया। वो चूंकि गंडप का हमसाया था, इसलिए उसे घर के चप्पे चप्पे की खबर थी। यहाँ से वो लोहे की सुलाह लेकर भागता बावर्ची खाने से बाहर आया। सुलाह को उसने कुंडे के अंदर डाला और पूरी ताकत लगाकर उसे अपनी तरफ खींच दिया। खींचते ही कुंडी ताले समेत दरवाजे से बाहर निकलकर गिर पड़ी। उसके साथ ही नौकर भी नीचे गिर पड़ा। वो जल्दी से उठा और दरवाज़ा खोलकर तेजी के साथ सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे तहखाने में उतर गया। उस दरवाजे पर भी ताला लगा था। नौकर भागता हुआ ऊपर गया और ऊपर से वही सुलाख लेकर नीचे आया। उसकी मदद से उसने ताला तोड़ दिया और दरवाजे को चौपट खोल दिया। दरवाजे का खुलना था कि धुएं का बादल निकलने लगा। नौकर ने मारिया को आवाज़ दी, नेकदिल देवी, तुम कहाँ हो? क्या तुम जिंदा हो? मारिया एक कोने में लगकर नाक के आगे कपड़ा रखे बैठी थी। उसने खांसते हुए कहा, हाँ भाई, मैं जिंदा हूँ। नौकर बोला, बाहर निकल आओ, बहन, दरवाज़ा खुला है। मारिया ने देखा कि कमरे में से धुआं काफ़ी निकल चुका है और
और दरवाजे में से रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। वो लपक कर कमरे से बाहर निकल आई। खांसते खांसते वो फर्श पर बैठ गई और बोली, भाई पानी पिलाओ। नौकर भागकर बावर्ची खाने में गया और कटोरे में पानी भर कर ले आया। ये लो पानी, मैं कहाँ रखूँ, मुझे तुम दिखाई नहीं दे रही, जहाँ तुम खड़े हो वहीं रख दो। नौकर ने उसी जगह पानी से भरा हुआ कटोरा रख दिया और खुद पीछे हटकर खड़ा हो गया। क्या देखता है, कटोरा एकदम गायब हो गया। मारिया ने कटोरा उठा लिया और अब वो उससे मुंह पर पानी के छींटे मार रही थी। मारिया को पानी के छींटे और गरारे करने से कुछ होश आया। उसने कटोरा जमीन पर रख दिया और बोली, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई है भाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये बताओ कि जिस शख्स ने मुझे इस तहखाने में बंद करके धुआं भर दिया वो कौन है और कहाँ पर रहता है। नौकर ने कहा, बहन पहले तुम ऊपर चलकर कुछ देर आराम करो, खाना वगैरह खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी, फिर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मारिया ने कहा, मैं उस आदमी को उसके घर को खूब जानता हूँ, बहन पहले तुम ऊपर चलकर कुछ खा पी लो। मारिया नौकर के साथ ऊपर की हवेली के कमरे में आ गई। वो बिस्तर पर आराम से लेट गई और नौकर अपने घर की तरफ खाना लेने चला गया। थोड़ी देर के बाद वो तश्त में मारिया के लिए कुछ रोटी, फल और दूध लेकर आया। मारिया ने बड़े शौक से खाना खाया, दूध पिया और खुदा का शुक्र अदा करने के बाद नमक हलाल नौकर का भी शुक्रिया अदा किया। फिर उसने दुश्मन के बारे में पूछा जिसने उसे हलाक करने की कोशिश की थी। नौकर ने कहा, नेक दिल बहन, जिस शख्सियत ने तुम्हें हलाक करने की कोशिश की थी उसका नाम स्वाना है और वह यहाँ से 2 मोहल्ले छोड़कर एक गली में रहता है। वो भी यकीनन गंडप और स्वांग से मिला हुआ था। ज़रूर उसी ने तुम्हारे भाइयों को यहाँ धोखे से बुलाया होगा और फिर तुम्हें तहखाने में बंद करके अंदर धुएं से भरे हुए चीथड़े फेंके होंगे, क्योंकि मैंने उसे सुबह हवेली के अंदर दाखिल होते देखा था। मैंने उसका पीछा भी किया मगर वह तहखाने से दरवाजे को अंदर से बंद करके नीचे उतर गया। मारिया ने पूछा, उस शख्स की निशानी क्या है? नौकर ने कहा, उसका सर गंजा है और लोग उसे सवाना चाचा के नाम से पुकारते हैं। वो ज़रा लंगड़ा कर चलता है और बड़ा बातूनी है, बड़ी बातें करता है। मारिया ने पूछा, उसका मकान किस किस्म का है और यहाँ से कितनी दूर है? मैं अगर वहाँ जाऊँ तो मुझे कैसे पता चलेगा ये स्वाना ही का मकान है? नौकर ने कहा, मेरी नेक दिल बहन, तुम्हें इस तरह पता ना चल सकेगा। क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें स्वाना अपने सामने खड़ा कर दिखा दूँ। मारिया ने खुश होकर कहा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अगर तुम मुझे चलकर इशारे से बता दो कि यही वो शख्स है जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार होंगी। नौकर बोला, मेरे साथ आओ बहन, मैं तुम्हें स्वाना के मकान पर लिए चलता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे चलती आना। बहुत अच्छा मेरे भाई। और मारिया नौकर के साथ हवेली से बाहर निकल आई। स्वाना का मकान शहर के गुंजान आबाद हिस्से में था। ये इलाका गर्चे गुंजान था मगर शहर के किनारे पर था और दीवार के परली जानिब खुले खेत शुरू हो जाते थे। मारिया को लेकर नौकर आगे चल रहा था और मारिया को देख तो नहीं रहा था मगर उसे इतना मालूम था कि मारिया उसके साथ साथ चली आ रही है। एक जगह गली का मोड़ घूमते हुए नौकर रुक गया। मारिया ने करीब आकर कहा, मेरे भाई फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रही हूँ। ठीक है। नौकर फिर चल पड़ा। चलते चलते आखिर वो उस बस्ती में आ गए जो शहर के किनारे पर थी और जिसकी एक गली में स्वाना का घर था। नौकर घर के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। मारिया भी दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। नौकर ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक आदमी ने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। कौन है? नौकर ने कहा, मालिक घर पर नहीं है क्या? वो आदमी बोला, नहीं, और उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। नौकर बेचारा उसका मुंह ही देखता रह गया। मारिया ने आगे बढ़कर नौकर ने कान में कहा, मेरे भाई स्वाना का मकान यही है ना? नौकर बोला, हाँ मारिया बहन, स्वाना का मकान यही है। मारिया कहने लगी, तो फिर तुम चले जाओ, बेशक अब मैं जानूँ और मेरा काम, तुम जाकर आराम करो। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं चला जाता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पास रहूँगा जब तक वो बदबख्त स्वाना नहीं आ जाता। नहीं भाई, तुम वापस चले जाओ, अब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, अब मेरा काम शुरू, मैं अपना काम अच्छी तरह जानती हूँ। नौकर चला गया। मारिया वहाँ गली में अकेली रह गई। गली में कभी कभी कोई इंसान गुजर जाता वरना वो सुनसान गली थी। मारिया को शरारत सूझी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उस आदमी ने एक बार फिर दरवाज़ा खोला। कौन बदतमीज़ है? मारिया खामोश रही। उस आदमी ने गली में इधर उधर झांक कर देखा, वहाँ उसे कोई नजर न आया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मारिया ने एक बार फिर दस्तक दी। आदमी ने फिर दरवाज़ा खोला। अब वो बड़ा गुस्से में था। वो दरवाजे से निकल कर गली में आकर बोला, कौन उल्लू का पट्टा है? मारिया उसी घड़ी का इंतजार कर रही थी। जो ही दरवाजे को छोड़कर गली में आया, मारिया जल्दी से मकान के अंदर दाखिल हो गई। ये एक डेवड़ी थी। डेवड़ी में से गुजरकर एक सहन आ गया जिसके इस ज़माने में घर हुआ करते थे। ये वैसा ही घर था। सहन में एक फवारा लगा था जहाँ से पानी नहीं निकल रहा था। फवारे में जंग लगा हुआ था। आमने सामने 2 कमरे थे। मारिया एक कमरे के पास आ गई। कमरे का दरवाज़ा बंद था। बाहर ताला लगा था। मारिया कमरे के करीब आ गई। यह दरवाज़ा अंदर से बंद था। मारिया को जाने क्या सूझी कि उसने दरवाजे को आहिस्ता से खटखटाया। उस अरसे में वो नौकर नमा आदमी ड्योढ़ी का दरवाज़ा बंद करके सीढ़ी चढ़कर दूसरी मंजिल में चला गया था। मारिया ने आहिस्ता से दरवाजे पर दूसरी बार दस्तक दी। अंदर से किसी ने हौले से कुंडी खोली और दरवाजे में एक डाकू किस्म की सुर्ख आंखों वाला चेहरा नमदार हुआ। क्या स्वाना आ गया? मारिया एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। खूनखार आंखों वाला डाकू शायद ये समझा कि घर के मुलाजिम ने दरवाज़ा खटखटाया है। जब उसने देखा कि बाहर कोई नहीं तो बड़ा हैरान हुआ और दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। मारिया ने दरवाजे पर कान लगा दिए कि सुने तो सही अंदर क्या हो रहा है।
उसे एक लड़की के सिसकी भरने की आवाज़ आई। वो चौकन्नी हो गई। ये अंदर लड़की कौन है? ये लड़की रो क्यों रही है? ज़रूर इन लोगों ने बेचारी को ज़बरदस्ती पकड़कर घर में बंद कर रखा होगा। इसका पता चलाना चाहिए। मारिया ने अब ये किया कि ईंट उठाकर ज़ोर से सहन में मारी। ईंट के शोर की वजह से ऊपर से मुलाजिम ने आवाज़ दी, कौन है नीचे? और उसके साथ ही कमरे का दरवाज़ा भी खुल गया और डाकू किस्म के आदमी ने बाहर निकलकर चारों तरफ देखते हुए कहा, अबे ये किस उल्लू के पट्टे ने ईंट फेंकी है? अब नौकर भी नीचे आ गया और नौकर आपस में हैरानी से देखते हुए बातें करने लगे। ये किसने ईंट फेंकी थी? जनाब मैं खुद हैरान हूँ। कमबख्त, तुम्हारे हमसाए बड़े जलील लोग हैं। ये ईंट हमसाए की तरफ से आई है, वरना यहाँ कौन ईंट फेंक सकता है? बाहर तो हम दोनों के सिवा और कोई नहीं। नौकर ने कहा, मैं अभी जाकर मालूम करता हूँ। नहीं, इस वक्त रहने दो, फिर जाकर मालूम कर लेना। अभी स्वाना भी नहीं आया, उसको आ लेने दो। बेहतर जनाब। नौकर ऊपर चला गया और डाकू किस्म का आदमी कमरे के अंदर चला गया। इस अरसे में मारिया कमरे के अंदर दाखिल हो गई। उसने अंदर जाकर देखा कि कमरे में सुर्ख रंग का एक कालीन बिछा है। उस तख्त पर एक खुश शक्ल भोली बाली सी लड़की लेटी रो रही है। उसके दोनों हाथ उसकी पीठ पर बंधे हुए हैं। मारिया उसे देखकर समझ गई कि उसका ख्याल ठीक था। उन लोगों ने उस लड़की को कहीं से ज़बरदस्ती अगवा किया है और अब उसे या तो किसी जगह फ़रोख्त करने का इरादा रखते हैं और या उसके बाप से भारी रकम वसूल करना चाहते हैं। मारिया उस लड़की के सराहने की तरफ जाकर कालीन पर चुपके से बैठ गई और ये देखने लगी कि वो डाकू अंदर आकर उससे किस किस्म की बातें करता है। डाकू अंदर आकर लड़की के पास तख्त पर बैठ गया और नफरत से कहने लगा, अगर तुमने रोना धोना बंद ना किया तो हम तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करके उन्हें चील कमों के आगे डाल देंगे। लड़की बस रोई जा रही थी। डाकू ने फिर गरज कर कहा, स्वाना को आ लेने दो, मैं अभी तुम्हें छुरी से ज़बह करता हूँ। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। डाकू किस्म के आदमी ने दरवाज़ा खोला। अंदर स्वाना दाखिल हुआ। मारिया का खून उसे देखकर खोल उठा। ये उसका दुश्मन था जिसने मारिया को हलाक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हर बार बच गई। स्वाना को देखकर डाकू बोला, सुनो स्वाना, ये लड़की अपनी जिद नहीं छोड़ती, बस रोई जा रही है। मेरा ख्याल है आज रात अगर इसने रोना धोना बंद ना किया तो इसको लाश के टुकड़े करके चील कौओं के आगे डाल देंगे। स्वाना ने तेज़ नज़रों से लड़की की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तुम्हें पूरा हक हासिल है दोस्त, तुम इस लड़की के साथ जो चाहे सलूक करो, मैं दखल नहीं दूंगा। डाकू बोला, ठीक है, मैं आज ही रात इसको ख़त्म कर दूंगा। इस बक बक झक झक से तो बेहतर है हम इसका खात्मा कर दें, क्योंकि ये लड़की हमें बहुत तंग करेगी और हो सकता है हमारा भंडा फोड़ दे। स्वाना कहने लगा, मेरा ख्याल है हमें इसे एक मौका देना चाहिए। इसे दरताश के हवाले करते हैं और उससे अशरफियाँ वसूल करते हैं, वो जाने और इसका काम। डाकू ने कहा, हाँ ये तजवीज़ भी ठीक मालूम होती है। फिर वो लड़की की तरफ देखकर बोला, तुम्हें मालूम है जरताश कौन है? वो एक बहुत खूनखार किस्म का जानवर है। उसने अब तक सैकड़ों औरतों को अगवा करके दूसरे शहरों में ले जाकर गुलाम बनाकर फ़रोख्त किया है और उसकी बेची हुई औरतों का आज तक पता नहीं चल सका कि वो कहाँ गुम हो गई। स्वाना ने कहा, इन औरतों को काले पानियों के दूर दराज जजीरों में जिला वतन कर दिया जाता है। वो औरतें हमेशा के लिए अपने घरों से अलग कर दी जाती हैं, उनके घर वालों के लिए हमेशा हमेशा के लिए मर जाती हैं। तुम्हारा हाल भी यही होगा। अब मजलूम लड़की ने रोते हुए कहा, मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो, मेरे माँ बाप पर रहम करो। वो गरीब है, उनका इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई नहीं। मेरा गम वो बर्दाश्त न कर सकेंगे, वो मर जाएंगे। डाकू ने कहका लगाया, वो मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनका मर जाना ही बेहतर है। हम तुम पर रहम नहीं खा सकते, तुम एक मोटी मछली हो, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकते, तुम्हारी भारी कीमत वसूल करेंगे। अगर तुम्हें भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें उसी वक्त कत्ल कर देंगे। मजलूम लड़की सिसकियां भरने लगी। स्वाना ने कहका लगाकर कहा, तुम हज़ार कोशिश करो मगर सारी ज़िंदगी यहाँ से भागने में कभी कामयाब नहीं हो सकती। तुम अब ज़िंदगी भर के लिए कैदखाने में आ गई हो और ये घर एक किला है जहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। डाकू ने कहा, स्वाना इस गैबी औरत का क्या बना, तुमने बताया ही नहीं। स्वाना बोला, उसे मैं कमरे में बंद करके अंदर धुआं छोड़ आया हूँ, वो अब तक उस धुएं से हलाक हो चुकी होगी। डाकू ने कहा, बहुत अच्छा किया। उस गैबी औरत से भी पीछा छूटा। कमबख्त ने परेशान कर रखा था, कहीं दिखाई नहीं देती थी, मालूम ही नहीं होता था कि अभी कहाँ खड़ी है और अभी कहाँ बैठी है। स्वाना ने कहा, भाई मेरा नाम भी स्वाना है, मैंने अपने बहादुर साथी की मौत का उससे ठीक ठीक बदला लेना था, सो ले लिया। मगर अभी हमारे दो दुश्मन उसी शहर में बाकी हैं, एक अंबर और दूसरा नाग। अभी उन दोनों को ख़त्म करना है। कमबख्तों का पता नहीं चल रहा कि वो किस शहर में किस जगह पर हैं। डाकू फर्श पर पाँव मारकर बोला, फिक्र न करो, वो हमारे हाथ से बचकर कहीं नहीं जा सकते, वो जहाँ कहीं भी होंगे हम उन्हें निकाल कर बाहर ले आएंगे। स्वाना ने कहा, मगर यार एक नौजवान जादूगर है, जिस वक्त चाहे सांप बन जाता है और दूसरे पर खंजर का जख्म भी नहीं लगता। डाकू बोला, ये सब बकवास है, मैं उन्हें देख लूँगा। मेरे हत्थे एक बार चढ़ गए तो ऐसा तिगनी का नाच नचाऊंगा कि देखना सारी जादूगरी भूल जाएंगे। स्वाना बोला, ऐसा ही होगा। डाकू ने कहा, चलो अब हम चलकर खाना खा लें, इसे इसके हाल पर छोड़ दें, चलो। दोनों डाकू बाहर चले गए। अब कमरे में मारिया और वो मजलूम लड़की अकेले रह गए। फ़र्क सिर्फ ये था कि मजलूम लड़की को ये नहीं पता था कि इस कमरे में एक और लड़की मारिया भी मौजूद है, जो उसकी हमदर्द है और उसकी मददगार बनकर वहाँ आई है। लड़की बेचारी तख्त पोश पर बंधी पड़ी सिसकियाँ भर रही थी और रोई जा रही थी। मारिया उसके करीब आकर तख्त पोश पर बैठ गई। लड़की ने महसूस किया कि कोई शख्स उसके करीब आकर बैठ गया है, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, कोई इंसान नहीं था।
वो एकदम चुप हो गई। अब उसे अपने जिस्म के साथ किसी का जिस्म लगता महसूस हुआ। वो कुछ खौफजदा सी हो गई। मारिया ने उसे परेशान करना मुनासिब ख्याल ना किया और उसने कहा, ए मजलूम लड़की, मेरी आवाज़ सुनकर हैरान मत होना, मैं तुम्हारी हमदर्द बनकर आई हूँ। आवाज़ सुनकर मजलूम लड़की का रंग खौफ से जर्द पड़ गया। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।